आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा की बात के क्वेश्चन आंसर। भाषा की बात, भाषा की बात। श्री कृष्ण गोपियों का क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा। इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। इसके लिए एक शब्द लिखिए। इसके लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें नंबर 1 में आ जाएगा, उत्तर लिखिए। माखन चुराने वाले को कहते हैं माखन चोर। कृष्ण का एक नाम ये भी था, माखन चोर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 8 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें हम लिखेंगे श्री कृष्ण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे जिनके नाम से उन्हें जाना जाता है। तो लिखिए उत्तर में श्री कृष्ण। इसका पर्यायवाची होगा गोविंद। रण छोड़ वासुदेव नंदलाल और मुरारी। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यायवाची। कुछ हमें इसमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखिए, पाठ से पर्यायवाची शब्द खोजकर, पाठ से पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए। हमें कुछ शब्द लिखना है, जैसे नंबर 1 लिखिए अनोखा। उत्तर है हमारा अनोखा हो जाएगा विचित्र, अनूठा और अद्भुत। ठीक, पहला। दूसरा मैया। दूसरा है मैया। मैया हो जाएगा जननी, माँ,
बा, ठीक है, बिंदी लगी हुई है। थर्ड वाला है दूध, दूध हो जाएगा दुग्ध, दुग्ध पय और गोरस, दुग्ध पय और गोरस। ठीक है, भाषा की बात से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब हम बेटा अभी हमारे पास कुछ टाइम शेष है, हम आज से नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम कल भी पढ़ेंगे, पानी की कहानी। ठीक ठीक है बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं आज पाठ 16 पानी की कहानी। कैसे पानी हमारे जीवन में आया, पानी कहाँ से आया, कैसे बना और हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं। ये पाठ लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने, इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। पानी की कहानी अर्थात पानी के विषय में हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक है, ये एक निबंध है। देखिए, मैं आगे ही बढ़ा था, बेर की झाड़ी पर से मोती की एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई दी। ये सब पानी की बूंद का है। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है, कैसे पानी की बूंद गिरने से। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था, ये पानी बोल रहा। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रह गया, मेरे मुँह से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। कौन हूँ? ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा। सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक क्या कह रहा है? झूठी कहीं की। बूंदें फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। बूंद क्या कह रही, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, पर लेखक कह रहा झूठी, तो उसे अच्छा नहीं लगा। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती एकाएक पहाड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझे जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, अधिकांशता का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते। पेड़ों का काम क्या होता है? जल को पृथ्वी से अवशोषित करना। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, पर बूंद को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूँ ही खड़े? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। क्या कहती बूंद कि ये पेड़ जो इतने बड़े बड़े हो गए, ये इन्होंने मेरे कई भाई बहनों को, मतलब बूंदों को अपने अंदर समा लिया, इसीलिए इतने बड़े हैं। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ी चली गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी बहुत देर बाद ऐसा जान पड़ा कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ ला गया, उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं दोनों के बीच पिस चली। ये बूंद की कहानी कि कैसे एक एक बूंदों को पेड़ अपने रोए से, अपनी जड़ों से खींचता है। मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर निकली। पत्तों के जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे वाष्पीकरण होता है, जिससे बूंद पेड़ों से वापस आकाश में आ जाती है। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ रात होने वाली थी। सूर्य जो हमें
उड़ने की शक्ति देते हैं। जा चुके थे वायुमंडल, इतने जलकण उड़ रहे थे, मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं था। सूर्य तो था नहीं, जो बूंद भाप बनकर ऊपर चली जाती तो उसे नीचे ही रहना पड़ा। मैं अपने भाग्य भरोसों पर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। ये ओस की बूंदें जो कि रात में ठंडी होकर के जो वाष्प होती है वो बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। कवि ने कहा, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही उसकी बूंद क्या होगी, हाथों से उड़ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अच्छा सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब होता है हाइड्रोजन, ओसजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। लपटें क्या होती, जो अग्नि की लपटें होती हैं। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बने। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है, कवि ने पूछा। इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। कल हमारे चैप्टर का टॉपिक भी होगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।